हाल चाल है। तो जी आज की ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। अब देखो, तुमने ये वीडियो पे क्लिक किया तो इसका मतलब स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना चाहते हो, तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे कि स्कॉलरशिप्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ठीक है, किस किस तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, मतलब टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स क्या होती हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो और उन स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे और मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना ताकि तुम कोई भी चीज़ जो वो मिस ना करो। ओके, अब इससे पहले यार मैं शुरू करूँ, मैं तुम्हें एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलर्स को मिलती है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम अकेडमिक में अच्छे होने चाहिए, तुम्हारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मतलब जैसे कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, कोई वॉलंटियर वर्क किया होना चाहिए, कोई रिसर्च पेपर लिखा होना चाहिए, कोई डाटा एनालिसिस किया होना चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। क्योंकि यार आज के टाइम पे ना अगर आप सिर्फ अकेडमिक्स में अच्छे और आपके अकेडमिक ग्रेड्स हैं वो सिर्फ अच्छे हैं, बाकी का पोर्टफोलियो जो वो इतना खास नहीं है, मतलब अगर पढ़ने वाले को पता नहीं लग रहा कि हाँ इस बंदे में कोई खास बात नहीं है, कोई खास स्किल सेट नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज या फिर कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बाकी स्टूडेंट्स या फिर बाकी कैंडिडेट्स से ऊपर नहीं आता, उभर के नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए बेसिक चीज़ तो ये है यार कि स्कॉलरशिप के लिए आपका जो पोर्टफोलियो वो अच्छा होना चाहिए। अब वीडियो में आगे और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, तो शुरू करते हैं। सो टेक नोट्स। तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं यार कि टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है जो आपको कनाडा में मिल जाएंगी एज अ स्टूडेंट जब आप कनाडा में आते हो। तो कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, किस किस तरह की स्कॉलरशिप्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो बेसिकली स्कॉलरशिप्स इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर डिवाइड होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशनल। सो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं यार वो है कैनेडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। इसके बारे में अगर बात करें तो ये स्कॉलरशिप्स उन स्टूडेंट्स को दी जाती है या फिर उन कैंडिडेट्स को दी जाती है जो कुछ स्पेशल एरियाज से आते हैं, ठीक है। मतलब ये कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, ये कोई इंस्टीट्यूशनल या फिर कोई एनजीओस वगैरह नहीं आपको देते। ये स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट आपको देती है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो आपको स्कॉलरशिप्स देती है जब आप यहाँ के लिए स्टडी परमिट या फिर अपनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो। ये मिलती उन स्टूडेंट्स को है यार जो स्टूडेंट्स ना कुछ रिमोट एरिया से होते हैं या फिर पर्टिकुलरली कैनेडियन गवर्नमेंट टारगेट कर रही होती है कि इस एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं इमिग्रेंट्स यहाँ पर आएँ, इस एरिया के जो इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पर आएँ, मतलब इस एरिया में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर इमिग्रेट करके कनाडा में आए। तो बेसिकली जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने एनकरेज करना होता है ना कि किसी रिमोट एरिया में से या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में से कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप कनाडा में आके स्टडी करे, तो उन स्टूडेंट्स को या फिर उन कैंडिडेट्स को ये वाली स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। अब जी सेकेंड टाइप है यार हमारे पास नॉन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। इन स्कॉलरशिप्स में क्या होता है यार, ये स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं कोई ट्रस्ट या फिर उन फेडरेशन से या फिर उन ऑर्गेनाइजेशन से जो गवर्नमेंट के साथ लिंक नहीं होती। अब ये उन स्टूडेंट्स को मिलती है यार टू एनकरेज कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में ना एनरोल करें वो स्टूडेंट्स, किसी जहाँ मर्जी से आएँ, पर अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में एनरोल करें ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कोर्स है, ठीक है, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको प्रमोट करना है कि हाँ ओके यहाँ पर एज अ शेफ़ आए या फिर मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, ठीक है, एनालिस्ट की जॉब करने है या फिर किसी भी चीज़ को पर्टिकुलरली एनकरेज करना हो ना, तो जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप देती हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें और उनको वो ये स्कॉलरशिप्स दे सकें, ठीक है। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी पायलट प्रोग्राम को प्रमोट करना चाहती है तो वो उस पायलट प्रोग्राम के लिए उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे जो कि उनकी वेबसाइट्स वगैरह पर मिल जाएंगी। तो ये स्कॉलरशिप्स आप देख सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है पर्टिकुलरली। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपको नॉन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, ओके। अब जी तीसरे नंबर पे आ जाती है यार हमारे पास इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप्स। ये स्कॉलरशिप्स नाम से ही क्लियर है, ये स्कॉलरशिप्स आपको दी जाती है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, मतलब जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो ना, एज अ स्टूडेंट जब आप अप्लाई करते हो तो इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जो जिसमें भी आप अप्लाई करते हो वो आपका पोर्टफोलियो चेक करेंगे, एकेडमिक्स में कैसे हैं, वॉलंटियरशिप में कैसे हैं, मतलब बेसिकली स्टूडेंट का पोर्टफोलियो क्या है वो चेक करेंगे। वो चेक करने के बाद ये इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप देंगे। अब ये देने का मकसद ये होता है, ये वो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस देते हैं क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है तो ऑब्वियसली यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस चाहेंगे कि आप उनके पास पढ़ो ताकि उनकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का भी जो नाम हो। तो ये वाली स्कॉलरशिप वो इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ देते हैं जो चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब जिनकी एकेडमिक प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब जिनका पोर्टफोलियो बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो उन कॉलेजेस में हमारे पास हैं, इसलिए वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ उन स्टूडेंट्स को ये इंस्टीट्यूशनल जो है वो स्कॉलरशिप देते हैं, ओके। अब जी ये तो था यार कि आपको कौन कौन स्कॉलरशिप्स दे सकता है, ठीक है। आपको कैनेडियन गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप दे सकती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको स्कॉलरशिप दे सकती हैं और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। तो इन सारी स्कॉलरशिप्स का बेसिकली मैं बता देता हूँ कि क्या क्राइटेरिया, इंडिविजुअली नहीं बात कर रहा, एक बेसिक क्राइटेरिया क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है यार बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया एकेडमिक एक्सीलेंस है जो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि एकेडमिक्स में आपके जो ग्रेड्स हैं
ऐसा नहीं है कि 60% हो या 70% हो, इट शुड बी 85% अबव या 90% अबव आपके ग्रेड्स होने चाहिए। बेशक आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ग्रेजुएट के लिए या फिर मास्टर्स के लिए, जो भी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, नो मैटर कौन से प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपका जो एकेडमिक पोर्टफोलियो है, ठीक है, एकेडमिक्स में आपके जो स्कोर्स हैं, आपके ग्रेड्स हैं, आपका पोर्टफोलियो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और ऐसा ही नहीं सिर्फ अच्छा है, ऐसा होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग हो, बाकी स्टूडेंट से साफ पता लगे कि ओके दिस स्टूडेंट हैज़ डन समथिंग इन देयर स्टूडेंट लाइफ। मतलब बेसिकली बैक होम में आपने कुछ ऐसा किया कि जो बाकी स्टूडेंट से हट गया। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आपका पोर्टफोलियो एकेडमिक एक्सीलेंस दूसरे स्टूडेंट से अच्छा नहीं होगा तो आपको ये एकेडमिक जो स्कॉलरशिप्स हैं वो नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के पास ना कुछ लिमिटेड अमाउंट होती है जो उनको स्टूडेंट्स में बांटनी होती है हर साल। अब आपने बस ये मेक श्योर करना है कि एकेडमिकली आप इतने एक्सेल करो कि जब स्कॉलरशिप्स दे रहे हो कॉलेज वाले तो वो सेकंड थॉट ना कंसीडर करें, अगर आपकी एप्लीकेशन उनके पास है वो राइट अवे आपको जो है वो स्कॉलरशिप दे दें। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो यार आपको हेल्प कर सकती है वो है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब कनाडा में आते हो, ठीक है, आप आइल्स का एग्जाम देते हो या फिर इंग्लिश अपना टेस्ट जो है वो देते हो। अब अगर आपकी इंग्लिश में जो ग्रिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइटिंग स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिसनिंग एंड रीडिंग आपकी स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब बेसिकली कहना ये है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, ठीक है, बहुत अच्छे हो, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो इन स्कॉलरशिप्स के लिए। सो दैट्स समथिंग दैट विल ऐड टू योर पोर्टफोलियो। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी जो है आपको हेल्प कर सकती है स्कॉलरशिप लेने के लिए। ओके, अब जी नेक्स्ट चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है वो है आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपके अपने इनिशिएटिव्स जो आपने लिए आपके स्कूल टाइम में या फिर आपके कॉलेज टाइम पे। मतलब अगर आप हाई स्कूल के बाद अप्लाई कर रहे हो या फिर कॉलेज के बाद अप्लाई कर रहे हो, उस टाइम पर आपने क्या क्या इनिशिएटिव लिए थे ऐसे अपने स्टूडेंट लाइफ में जिससे मतलब एक कम्युनिटी को हेल्प हुई, ठीक है, सोसाइटी को हेल्प हुई, आपने गिव बैक कुछ किया, मतलब ऐसी क्या चीज़ें की जो कि आपने अपने स्टूडेंट लाइफ से हटके की। अभी देखो पढ़ाई तो सारी करेंगे, ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ में जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, पढ़ेंगे तो सारे स्टूडेंट्स ही। अब जिन्होंने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है उन सबके ग्रेड्स भी अच्छे होंगे। अब उन स्टूडेंट्स में से ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इनिशिएटिव लिया था, मतलब रिसर्च पेपर्स लिखे थे, किसी डाटा के ऊपर एनालिसिस किया था, ठीक है, कोई थ्योरीज लिखी थी या फिर कुछ ऐसी चीज़ की थी जिससे कम्युनिटी को हेल्प हुई या फिर सोसाइटी को गिव बैक मिला, या फिर मतलब किसी भी तरह से आपने कैसे हेल्प किया और आपने ऐसी कौन सी चीज़ की जो कि आपकी स्टडीज से हटके थी। अब इन एक्टिविटीज़ में आ सकता है यार आप किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया हो, आपने किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया हो या फिर किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हो, आपने अपने स्कूल का नाम किया हो या फिर अपने कॉलेज का नाम किया हो, कुछ भी ऐसी चीज़ की हो, स्पोर्ट्स खेला हो, कुछ भी किया हो, एनीथिंग दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर एकेडमिक सिलेबस, वो चीज़ होनी चाहिए कि आपने अपने किया और उसमें कुछ ऐसा किया कि हाँ जिससे नाम है आपका कि ओके ये स्टूडेंट ने इस कॉलेज के लिए या फिर इस स्टूडेंट के लिए ये चीज़ की जो इसकी एकेडमिक सिलेबस में नहीं थी, ठीक है। अब क्राइटेरिया यार डिपेंड करता है स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप, ठीक है, हर एक स्कॉलरशिप का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। अब अगर तो स्कॉलरशिप किसी एकेडमिक चीज़ के लिए, ठीक है, किसी प्रोग्राम के लिए या फिर मार्क्स के ऊपर डिपेंड है या किसी स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हों, ठीक है, तो उस स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया होगा कि एकेडमिक एक्सीलेंस। पर कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी भी होती हैं जैसे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए होती है, तो उन स्कॉलरशिप्स का क्राइटेरिया जो है वो वेरी कर सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको अपने एकेडमिक्स में 95% ही चाहिए, उसमें 85% भी चलेंगे एज लॉन्ग एज आपने स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा खेला हो ना। मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। स्पोर्ट्स वाली के लिए आप स्पोर्ट्स में अच्छे होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनका क्राइटेरिया अलग अलग होता है। पर ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, अगर आपकी ये पोर्टफोलियो में हैं, ठीक है, अगर पोर्टफोलियो में ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। ओके, अब जी आपको पता लग गया कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशनल, और उनका क्राइटेरिया भी पता लग गया कि स्कॉलरशिप्स का क्राइटेरिया क्या होता है, किस चीज़ के ऊपर स्कॉलरशिप्स जो है वो दी जाती हैं स्टूडेंट्स को। अब बात करते हैं कि आपको एज अ स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप्स अप्लाई करनी कैसे हैं और कैसे ये जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आप बैठे बैठे इंडिया से या फिर बैक होम से ले सकते हो या फिर कनाडा में आने के बाद अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब अप्लाई करने का यार सबसे बेसिक फंडा ये है कि जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए सर्च करो। कितने स्टूडेंट्स आपके साथ ही आपके बैच में आ रहे होंगे जो स्कॉलरशिप्स के लिए सर्च भी नहीं करेंगे, जिनको पता ही नहीं होगा कि स्कॉलरशिप्स मिल रही होंगी, तो आप उनसे थोड़ा सा हट सकते हो। आई मीन स्कॉलरशिप्स के बारे में सर्च करके देखो कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स उस टाइम पे मिल रही हैं, मतलब जिस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट के ऊपर जाके देखो, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके देखो कि कोई स्कॉलरशिप्स उस टाइम के लिए या फिर उस प्रोग्राम के लिए मिल रही हैं कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप कैनेडियन गवर्नमेंट की साइट पर भी जा सकते हो, ठीक है, कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट के ऊपर जा सकते हो और उस साइट के ऊपर जाके एजुकेशन फंडिंग के अंदर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो कैनेडियन गवर्नमेंट एट दिस टाइम ऑफ द ईयर जो है वो स्टूडेंट्स को दे रही हैं। अगर तो कुछ चीज़ें लग रही हैं आपको, है ना, अगर उन स्कॉलरशिप्स में से कुछ चीज़ों के आपके चांसेस लग रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो उन स्कॉलरशिप्स के क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहा है, तो गो फॉर इट। तो आप उस स्कॉलरशिप्स के लिए सिंपली वहाँ से ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो जस्ट सर्च ऑन द इंस्टीट्यूशंस वेबसाइट और वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर दो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है यार आपका कि कम्युनिकेट विद योर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़। अब जिस भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आप एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो,
अपनी एप्लीकेशन के साथ उनको एक अपना पोर्टफोलियो सेंड कर दो कि मैं जो आपकी स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ, आर देयर एनी स्कॉलरशिप्स जिसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो, ठीक है, मैंने ये चीज़ें की हुई हैं, मैं अकेडमिक्स में भी अच्छा था, मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, मैं डिबेट्स में भी अच्छा था, मैं कॉम्पिटिशन्स में भी अच्छा था, इतनी सारी चीज़ें था या थी, मतलब जो भी चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत स्ट्रॉग है, तो उनको वो कॉलेज वाले को बताओ कि इन चीज़ों के बेसिस के ऊपर कोई ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। अब नेक्स्ट चीज़ यार, आप अप्लाई ऐसे भी कर सकते हो कि सिर्फ आपकी रिसर्च जो है वो बेस्ड ऑन कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशंस तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। आप रिसर्च करो कि कैनेडियन गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप्स के बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा सेव कर पाओगे, ठीक है। हर किसी का मन होता है यार थोड़ा बहुत सेविंग्स करने का, है ना, तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो वाई नॉट गो फॉर इट, राइट। तो आप चेक करो कि कैनेडियन गवर्नमेंट कौन सी स्कॉलरशिप्स दे रही है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस कौन सी स्कॉलरशिप दे रही हैं, ये मिल जाएंगी इनकी वेबसाइट्स के ऊपर। अब जिस भी प्रोविंस में आप जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर चेक करो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको कोई स्कॉलरशिप्स दे रही है या फिर इस एरिया से आने की वजह से कोई गवर्नमेंट आपको, किसी भी प्रोविंस की जो गवर्नमेंट है आपको कोई स्कॉलरशिप दे रही है या फिर किसी स्पेशलिटी प्रोग्राम में जाने की वजह से आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है। सो दैट यू हैव टू डू एन एक्स्ट्रा रिसर्च, है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, एक्स्ट्रा रिसर्च करो, देखो। और इसी के साथ यार बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि स्कॉलरशिप आप डेडलाइन से पहले अप्लाई कर दो। अब अगर तो डेडलाइन पास हो गया तो स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं, ओके। तो मेक श्योर आपके पास एक प्रॉपर प्लान हो कि आपने कॉलेजेस के लिए कब अप्लाई करना है, ठीक है। स्पेशली अगर आपके पास थोड़ा टाइम है कनाडा आने के लिए और आपने ऑलरेडी सोच लिया कि मैंने कनाडा आना है, तो अपने पोर्टफोलियो पे काम करना शुरू कर दो, ठीक है। एकेडमिक्स में तो अच्छे हो ही गए, ठीक है, ऑब्वियसली तभी आप सोच रहे हो स्कॉलरशिप्स के बारे में, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर लो, कुछ इंटर्नशिप का काम कर लो, कुछ ऐसी चीज़ें कर लो जिससे आपका जो नाम है हाईलाइट हो, आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो जाए, आपका पोर्टफोलियो ऐसे लगे कि हाँ दिस इज समथिंग, ये कोई स्टूडेंट है कि जो बड़ा नाम करेगा, ठीक है, तभी मिलेगी स्कॉलरशिप, वरना नहीं मिलती स्कॉलरशिप, ओके। अब इसके बाद आपकी सारी रिसर्च डन होगी, ठीक है, सारा आपने देख लिया, अप्लाई कर देना टाइम से पहले, ये ना हो कि टाइम निकल गया और आप रिसर्च ही करते रह गए। सो मेक श्योर डेडलाइन से पहले आपकी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अप्लाई हो जाएं और होपफुली, क्योंकि इतना अच्छा पोर्टफोलियो होगा, आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी, ओके। तो जी ये सब तो था यार स्कॉलरशिप्स के बारे में, आपको पता लग गया कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, क्या क्राइटेरिया और कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब एक बोनस पॉइंट में आपको या फिर एक बेसिक सजेशन अपनी तरफ से ये दे देता हूँ कि अगर आप बैक होम से मतलब इंडिया से अप्लाई कर रहे हो ना स्कॉलरशिप्स के लिए, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, सो डोंट गेट स्कैम। एजेंट्स क्या आपको कह सकते हैं कि ओके ये जो स्कॉलरशिप है आप अप्लाई कर सकते हो, बस इसकी जो है अप्लाई करने की फ़ीस लगेगी, ये चीज़ होगी। यूजुअली स्कॉलरशिप्स अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं होती, पर अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स के लिए एजेंट से पूछो कि कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो जाके खुद चेक करो, एक बार डबल चेक कर लो कि हाँ ये स्कॉलरशिप का क्या सीन है, स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए कोई चार्जेस हैं या नहीं है। तो ये जो चीज़ है यार, इससे बच के रहना कि स्कॉलरशिप के नाम पर कोई भी आपको स्कैम ना कर ले, आपके पैसे ना ले ले, ओके। और इसी के साथ यार मैं आपको एक बोनस पॉइंट ये दे देता हूँ कि यहाँ पर कनाडा में आने के बाद भी आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके सेमेस्टर्स में जो है वो ग्रेड अच्छे आ रहे हैं, आपकी जीपीए जो है वो अच्छी बनती है, तो कुछ सेमेस्टर्स के बाद आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कॉलेजेस में स्टडी करते हुए, ठीक है, लेट्स से आपके सेमेस्टर्स में 4/4 जीपीए आ रही है, ठीक है, तो आप कॉलेजेस के लिए फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या होता है, आपको इधर अपनी फ़ीस में थोड़ी सी कंसेशन मिल जाएगी, यहाँ पर आपको किसी चीज़ की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, किसी ना किसी तरह आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आप पूछोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट बोनस पॉइंट जी आपके लिए ये है कि कनाडा में काम करते करते एज अ स्टूडेंट जब आप पार्ट टाइम काम कर रहे होते हो तो कुछ कंपनीज यहाँ पर ऐसी भी हैं जिनके साथ आप पार्ट टाइम काम करते हो कुछ देर के लिए या फिर कुछ ड्यूरेशन के लिए, तो वो आपको आपकी कॉलेज फीस जो वो पे करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि अमेजॉन है, यूपीएस है, ये वाली कंपनीज आपको हेल्प कर सकती हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में बात कर सकते हैं अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर दो, ठीक है, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो वहाँ पर मेरे को एक बार डीएम कर दो, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि हाउ दैट वर्क्स, ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। और सोचो इसी के साथ कितना शानदार हो जाएगा नहीं कि जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, काम करने के लिए तो आपको पेमेंट मिल ही रही है, ठीक है, स्टडी करने के लिए भी आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी फीस में जो वो थोड़ी सी हेल्प हो रही है, थोड़ी सी कंसेशन मिल रही है, थोड़ी सी वो स्कॉलरशिप एक तरह से वो कंपनीज आपको दे रही है, ठीक है। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको पता लग गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी और शानदार व्लॉग्स और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।